हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फोर्थ, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे लास्ट क्लास में जो हमारा थर्ड चैप्टर बनता था इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कवर किए थे एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री और ट्रेड के कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म होती क्या है, मीनिंग क्या है इनका। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों का ही एडवांटेज लिया गया था मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि मिक्स का मतलब क्या है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों को इकट्ठा यूज करना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बेनिफिट उठाना और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का भी बेनिफिट उठाना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, टोटली प्राइवेट हाथों में होते हैं, जो सोर्स होते हैं प्राइवेट ओन्ड सोर्स होते हैं, जिनका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। वहीं सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, ये मतलब कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, समाज कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। तो यहाँ पे कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, कुछ सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है जो बनाई जाती है। यानी कि यहाँ पे कुछ जो राइट होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होते हैं, कुछ पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट हाथों में होता है। तो दोनों ही जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो मिक्स की जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, जिससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका ग्रोथ स्लो हो गया और जो इकोनॉमी थी उसको नुकसान होने शुरू हो गए और जो हमारा देश था वो विकास करने के लिए रुक गया, यानी कि जो इंडिया की ग्रोथ थी वो स्टॉप हो गई। और लास्ट में इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1991 में गवर्नमेंट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो उसकी स्टार्टिंग किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म होती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे हमारा जो देश है उसका विकास हो, जो हमारी इकोनॉमी है वो तेजी से ग्रो करे, यानी एक्सेलरेट, मतलब कि बहुत तेजी से जो हमारा इकोनॉमी वो ग्रो अप करे, डेवलपमेंट हो हमारे देश का। यहाँ पे समझेंगे कि रीज़न क्या रहा NEP, यानी कि जो हमारे पास ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई है, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस जो किया गया 1991 में, इसका रीज़न क्या था। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न था 1990 के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, फॉरेन एक्सचेंज थी बहुत कम बच गई थी और जो इन्फ्लेशन रेट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गवर्नमेंट के पास भी जो पैसे की कमी थी। इस सिचुएशन से निकलने के लिए ही 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट किया। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिसे हम LPG बोलते हैं। LPG मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबर्टी यानी कि आज़ादी देना, कि जो पहले फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत सारे लाइसेंस है जो लेने पड़ते थे, यानी कि अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री खोलना चाहता है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के कंपनी नहीं खोल सकते। न्यू पॉलिसी बनाएगी, उस न्यू पॉलिसी के अंदर लाइसेंस को कम कर दिया गया और जो ट्रेड था और जो इंडस्ट्री थी उसमें फ्रीडम दी गई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम देना। नेक्स्ट होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की कई ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां थी जिन्हें प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, यानी कि अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है अब वो कम करके प्राइवेट के कंट्रोल को बढ़ा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर है जो बढ़ावा दिया गया उसको। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है जो व्यापार को बढ़ाया जाता है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जितनी भी बाउंडेशंस लगी थी उसको कम किया गया और जो फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन कंपनियों को भी हमारे इंडिया के अंदर काम करने का मौका दिया गया। इस तरीके से जो 1991 में जो
LQP था, LQP की जगह LPGA जो लागू किया गया। LQP का फुल फॉर्म यानी कि हमारे पास जो लाइसेंस कोटा परमिट था उसको रिप्लेस करके LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को 1991 के अंदर लाया गया। क्योंकि LQP के दौरान यानी कि लाइसेंस कोटा परमिट के दौरान पहले इंडिया में ऐसा सिस्टम चलता था कि जब काम करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इंडिया ने LPG रिफॉर्म को स्टार्ट कर दिया। LPG आने का मतलब था कि बिजनेस करना आसान हो गया, ज़्यादा प्राइवेट कंपनी का रोल बढ़ गया और दुनिया के साथ ट्रेड भी बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो 1991 में LPG ने LQP को रिप्लेस किया, यानी कि पुरानी जो हैवी कंट्रोल वाली सिस्टम थी उसको ख़त्म कर दिया, उसकी जगह एक नई ओपन इकोनॉमी सिस्टम लाई गई। नेक्स्ट आते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए 1991 में, ये दो प्रकार से किए गए। स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर होता है जिसका मेन एम क्या था, करेक्ट करना होता था कि जो भी डेफिसिट है, ये कमी आई है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको शॉर्ट पीरियड के अंदर ही सेट कर दिया जाए। तो कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके और जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है उसे पूरा करके और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करके। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये लॉन्ग टर्म मेजर होती है। जो इसका मेन मोटिव था इम्प्रूव करना था लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी, यानी कि जो एफिशिएंसी का लेवल है इकोनॉमी का उसको इम्प्रूव करना। एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है? कंपटीशन को बढ़ा करके और जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसे कम करके और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दे करके और जो इकोनॉमी के अंदर वीक सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में इम्प्रूवमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया था उसने 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी? तो इसके पीछे कुछ रीज़न थे। सबसे फर्स्ट रीज़न आता है इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, कि जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू टोटल देयर रिसिप्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चे तो क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए और रिसिप्ट्स क्या उनकी कम है। 1991 से पहले जो गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कोई देश का विकास नहीं होता। तो जब गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू देयर इनकम, जिस कारण से गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ा। फिस्कल डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डिफरेंस होता है टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट माइनस करके लोन्स। तो ये कमी पूरी करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? फिर लोन लेना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं एज कम्पेयर टू देयर इनकम। तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को उधारा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो 1981 से 82 में जो ये कमी थी जीडीपी का 5.4% थी और 1990 से 91 में ये डिफरेंस बढ़ के 8.4% हो गई। जब डेफिसिट बढ़ा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा लोन लेना पड़ा और जब ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा तो उसका इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट पर जो डेप्ट था, कर्जा था और जो इंटरेस्ट का बोझ था वो दोनों ही बढ़ते चले गए। डेट भी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो लोन लिया उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, साथ में उसके इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट में गवर्नमेंट जो इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई कि उसके जो अनावश्यक खर्च थे, यानी कि जो उसके अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर थे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे, उनको उसने कम करा। नेक्स्ट आते हैं माउंटेन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री। सिंपल लैंग्वेज में से समझिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंस होता है किसका? टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट का। टोटल इंपोर्ट का जब हम टोटल एक्सपोर्ट में से माइनस करते हैं टोटल इंपोर्ट तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या आता है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है वो गुड्स को सेल करिए कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। तो जब हमारी डोमेस्टिक कंट्री ने अपनी गुड्स सेल किए फॉरेन कंट्री में तो बदले में क्या हो रहा है? इनकम रिसीव हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम?
कि इनकम रिसीव होना, इनकम रिसीव्ड हो रहा है। अब टोटल इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसने फॉरेन से गुड्स को क्या किया, मंगवाया। तो जब हम फॉरेन से गुड्स को मंगवाएंगे तो हम पेमेंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे इनकम रिसीव हुआ तो इनकम पेमेंट कितनी की गई है, इनकम पेमेंट कितनी की गई है, तो ये डिफरेंस होता है। तो जब हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और टोटल इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सपोर्ट तो कम कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि बाहर जो गुड्स फॉरेन में बेचते हैं वो तो क्या है, कम है, लेकिन बाहर से हम अपने इंडिया में जो गुड्स मंगाते हैं वो क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो इनकम रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव क्या है, वो कम है। इनकम रिसीव क्या है, कम है। जो इनकम का पेमेंट वो क्या है, ज़्यादा, क्योंकि रिसीव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों रिसीव कम हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या कम है। जब एक्सपोर्ट कम है तो इनकम रिसीव भी कम होगा। इनकम पेमेंट कब ज़्यादा होगा, जब टोटल इंपोर्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जब हमारे पास जो कंट्री है, जो इंडिया है, उसमें बीओपी नेगेटिव में कब जाएगा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स तब होगा जब टोटल एक्सपोर्ट के हैं कम है और टोटल इंपोर्ट के हैं ज़्यादा है। टोटल एक्सपोर्ट होने का मतलब क्या है कि टोटल एक्सपोर्ट कम, मतलब कि जो हमारे पास इनकम रिसीव हो रहा है वो भी कम है। टोटल इंपोर्ट ज़्यादा, यानी कि जो इनकम का पेमेंट किया जा रहा है वो भी ज़्यादा है, जिससे बीओपी क्या जा रहा है, एडवर्स में जा रहा है। अब हमारी डोमेस्टिक कंट्री फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करती है गुड्स को, बाहर से गुड्स को मंगाया है, तो पेमेंट किस में करनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज कैसे हमारा जो देश है पूरा कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा कर के। एक्सपोर्ट को जब बढ़ाएंगे तो बाहर से क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। तो जो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई है उस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके क्या कर दिया, फॉरेन करेंसी को पेमेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट किया गुड्स को। दूसरा जो सोर्स होता है हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आने का, वो होता है एनआरआई, यानी कि जो नॉन रेजिडेंस इंडियन होते हैं वो फॉरेन में काम कर रहे होते हैं और फॉरेन से वो करेंसी कमा करके हमारे इंडिया में भेजते हैं। ये दूसरा सोर्स होता है फॉरेन एक्सचेंज को लेने का। हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो दो तरीकों से आई है, एक तो एक्सपोर्ट के द्वारा और दूसरा जो एनआरआई ने पैसे भेजे हमारे देश में। जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट हमारे इंडिया के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता गया, तो जिससे क्या हुआ कि 1980 से 81 में कॉन्टिन्यूसली बीओपी डेफिसिट में चलती गई। तो 1990 से 91 में जो ये डेफिसिट थी अप्रोक्सीमेट 17,367 करोड़ तक पहुंच गई। जो ये गैप था, इस गैप को भरने के लिए हमारे इंडिया ने क्या किया, फॉरेन कंट्री से डेट लिया, उधारा लिया, कर्जा ले लिया, फॉरेन लोन लिया गया इंडिया द्वारा इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। 1980 से 81 के टाइम में जो फॉरेन लोन था ये जीडीपी का 12% था, लेकिन 1990 से 91 में बढ़ के ये 23% हो गया। रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन थी वो और भी ज़्यादा डेटेरियोरेट हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। नेक्स्ट आते गल्फ क्राइसिस। 1990 से 91 के टाइम पीरियड के दौरान जो इराक और कुवैत था उसमें वार चल रही थी, यानी कि युद्ध टाइम पीरियड था, जिस कारण से हुआ कि जो तेल थे ना, जो पेट्रोल थे, उसके जो प्राइस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले जो हमारा इंडिया था वो गल्फ कंट्री से बहुत सारी फॉरेन मनी, यानी कि जो रेमिटेंस होती है उससे मिलती थी। पहले हमारे इंडिया में गल्फ कंट्री से फॉरेन मनी है जो मिलती थी, लेकिन जब वार टाइम आया उस टाइम पे जो ये पैसा था वो बंद हो गया ना। तरफ तो क्या हुआ, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, और दूसरी तरफ गल्फ कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज मिलता था वो भी बंद हो गया, जिससे जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन थी हमारे इंडिया की, वो बिल्कुल एडवर्स में चली गई। यहाँ पे जो गल्फ है ना, गल्फ का मतलब होता है
मिडल ईस्ट का वो एरिया जहाँ पे अरब कंट्रीज आती हैं, जिसे हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं, इनमें हम शामिल करते हैं सऊदी अरब को, कुवैत को, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, इराक को, जिसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो गल्फ क्राइसिस है ना, इसका मतलब है कि 1990 से 91 में जो इराक ने कुवैत पर हमला किया था ना, रिजल्ट क्या हुआ कि जो पेट्रोल के प्राइस थे वो एकदम से इंक्रीज हो गए, और जो गल्फ कंट्री थी उसमें जो काम करने वाले हमारे जो इंडियन पर्सन थे, लाखों हमारे इंडियन पर्सन थे, जो वो वापस आ गए। और जो वहाँ से जो इंडिया को भेजे जाने वाला पैसा था ना, जो मनी थी, वो भी कम हो गई। इसी वजह से जो हमारा इंडिया था उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो खराब हो गई। नेक्स्ट आता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि जो हमारे पास इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम हो गया। 1990 से 91 के टाइम में जो हमारा इंडिया था उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए कि हमारे देश में सिर्फ 10 दिन के अंदर जो इम्पोर्ट था वही कर सकते थे। सिर्फ हम 10 दिन तक ही इम्पोर्ट बिल को जो पे कर सकते थे, इतना हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था। कि हमारा इंडिया मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक ही बाहर से गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हमारे इंडिया की जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि जो चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी ना, उसे अपने जो देश का गोल्ड था, जो सोना था हमारे देश का, वो भी गिरवी रखना पड़ गया था, ताकि हमारे जो देश में विदेशों के लिए जो लिया गया कर्ज उसका ब्याज चुकाया जा सके। क्योंकि जो फॉरेन डेट लिया गया है, बाहर के देशों से जो उधारा पैसा लिया गया है, उसका इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो उसके इंटरेस्ट की पेमेंट को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने कंट्री के गोल्ड को मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी, सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि जो डॉलर थे ना हमारे इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेट वो खत्म ही हो चुके थे। इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई लिबरलाइजेशन लाने के लिए, यानी अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, मजबूरी में लिबरलाइजेशन लाना पड़ा। क्योंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, उनको शामिल किया जाता है, इससे लोन लेने के लिए अब गवर्नमेंट को उनकी जो शर्तें थी और जो नए आर्थिक कदम थे वो उठाने पड़े। ठीक है, अगर हम इसे बिल्कुल ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो मतलब क्या है कि 1991 में जो हमारे इंडिया थी उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन लोन था, जो फॉरेन डेट थे, उसको पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। इतना पैसा कम पड़ गया था कि हमारे जो कंट्री का गोल्ड था वो गोल्ड भी उठा करके फॉरेन के अंदर गिरवी रखना पड़ गया था, ताकि जो डेट लिया गया, जो लोन लिया गया, उसे पेमेंट किया जा सके। ये हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको मतलब खराब परिस्थिति को दर्शाते कि हमारा जो इंडिया था वो बिल्कुल ही फाइनेंशियली बैकवर्ड हो चुका था। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज ना के बराबर हो गया था, इस तरह का सिचुएशन था। सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे इंडिया ने NEP को अडोप्ट किया, क्योंकि जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक थे उनसे हेल्प तभी मिल सकती थी जब हमारा इंडिया अपनी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट कर सके। नेक्स्ट आते हैं राइज इन प्राइस, कि यानी कि जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो बढ़ गई थी। हमारे इंडिया में 1991 से पहले जो प्राइस थे वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। जो इन्फ्लेशन की रेट थी वो 6.7% से बढ़कर 16.7% हो चुकी थी। जो रेट थी ना इन्फ्लेशन की, महंगाई के जो बढ़ने की जो रेट थी वो 6.7% से बढ़ के 16.7% तक पहुंच गई। अच्छी बारिश होने के बावजूद भी खाने पीने की चीज़ों के दाम थे वो कम नहीं हो पाए थे। यानी कि बारिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं। मेन रीज़न क्या था कि जो मनी सप्लाई थी ना, सप्लाई ऑफ मनी, वो बढ़ गई थी। इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो गुड्स थी वो अवेलेबल नहीं हो पाई।
तो जब हमारे पास पैसा होता है लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए गुड्स अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है? प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आनी शुरू हो जाती है। जो गवर्नमेंट थी वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही थी। यानी कि जो अब हमारी गवर्नमेंट है उसे आरबीआई से क्या करना पड़ेगा? पैसा उधारा लेना पड़ेगा। और जो उसने उधारा पैसा लिया है उसके लिए आरबीआई को क्या करने पड़ेंगे? नए नोट छापने पड़ेंगे। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग आई तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? उधारा पैसा लेना स्टार्ट कर दिया आरबीआई से। और आरबीआई ने क्या किया? इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए न्यू करेंसी है जो छापनी शुरू कर दी, नए नोट छापने शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई थी वो बढ़ गई। दूसरी तरफ जब न्यू करेंसी प्रिंट की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज होगी। इंडियन गुड्स थी फॉरेन में वो भी महंगी होने लगी और जो एक्सपोर्ट थे वो वीक होने लगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जब हमारे इंडिया के प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे तो फॉरेन कंट्री क्यों खरीदेगी हमारे प्रोडक्ट को? जिस कारण से जो एक्सपोर्ट थे वो भी वीक हो गई। रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन थी वो और भी ज्यादा बैड हो गई। नेक्स्ट होते पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs। 1951 में जो PSU थी वो सिर्फ 5 थी, लेकिन 1991 में ये बढ़ के 246 हो गई। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी PSUs में, लेकिन फिर भी जो पिछले 15 साल थे ना, उन पिछले 15 सालों में इन कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इनमें से ज़्यादातर कंपनियां लॉस सफर कर रही थी, यानी कि उनकी इनकम कम थी और खर्चे क्या थे? ज़्यादा थे। PSU की इसी ही खराब परफॉर्मेंस के कारण जो हमारे इंडिया थी उसकी इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ा दिया। फिर इसी बैड परफॉर्मेंस के कारण गवर्नमेंट को NEP जो लानी पड़ी ताकि इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या है। आई होप आपको क्लियर होगी है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट एलिमेंट के हैं NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आते हैं। ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।